इमेजिन करो 1790 का समय, फ्रांस में नेपोलियन का दबदबा था। उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत थी, वो पैसा का पूर्ति ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। लेकिन वहां के गवर्नमेंट को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को एक डर पैदा हो गया था कि कहीं इंडिया में कंपनी ज्यादा पावरफुल न बन जाए, ताकि उसका कंट्रोल करना हम लोगों को मुश्किल हो जाए। इसी डर से पैदा हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। हालांकि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए पहले भी दो एक्ट लाए गए। एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। ये दोनों एक्ट कंपनी को कुछ हद तक कंट्रोल किए, लेकिन अभी भी कुछ गैप बाकी था। 1773 में बंगाल के गवर्नर का जो पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और पिट्स इंडिया एक्ट में एक नया बोर्ड बनाया गया जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगी और उसका फाइनल डिसीजन, पॉलिटिकल अफेयर पर फाइनल डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। लेकिन अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच के जो जुरिस्डिक्शन थे, जो कन्फ्लिक्ट थे, उस अच्छी तरह से रिजल्व नहीं हुए थे। तो इन सबको क्लियर करने के लिए लाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चलिए हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट रेगुलेटिंग एक्ट में लाया तो गया, लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल के पास कोई डिसीजन लेने का खास पावर नहीं था। पावर किसके पास था? तो 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लेती थी और गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवररूल करने का पावर नहीं था। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उससे पहले वो 2 डिमांड रखते हैं। पहला डिमांड था कि गवर्नर जनरल के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवररूल करने का पावर हो और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो पहला जो डिमांड था वो पूरा किया गया ये चार्टर एक्ट में। क्या डिमांड था? कि जो गवर्नर जनरल होगा उसके पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवररूल करेगी और ये पावर फ्यूचर में आने वाले जो भी गवर्नर जनरल होंगे उन सभी तक एक्सटेंडेड रहेगा। दूसरा प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ नहीं बनेंगे, यानी कि उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी मेंबर हैं वो कमांडर इन चीफ नहीं बनेंगे जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जाए। यानी कि मेंबर है इसका मतलब ये नहीं कि कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ तब होंगे जब उनको अपॉइंट किया जाएगा तब। दूसरा कि गवर्नर जनरल के अंडर ही जो दूसरे प्रेसिडेंसी हैं वो काम करेंगे, यानी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, ये सारी प्रेसिडेंसी अब गवर्नर जनरल के यानी कि बंगाल के अंडर ही आएंगे, उसी के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। वो अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे, यानी कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। पहले के मुताबिक अब गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर हो गया। ये तो हुआ पावर बढ़ाने का, इंडिया में पावर के सेंट्रलाइज और कंपनी पे कंट्रोल करने का प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन लाया गया कि जो कंपनी है वो अगले 20 ईयर तक ट्रेड करेगी इंडिया में और उसको इंटरफेयर करने के लिए कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी भारत में नहीं आएंगे। यानी कि 20 ईयर तक अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में ट्रेड मोनोपोली स्टेब्लिश हो गया था। यानी कि 20 ईयर तक दूसरा कोई भी कंपनी भारत में ट्रेड करने नहीं आ सकते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन फ्रांस के साथ युद्ध में था और ब्रिटेन को चाहिए था पैसा। तो इस एक्ट से एक तरह से क्या किया गया, कंपनी को कंट्रोल भी किया गया और उसके मोनोपोली को, ट्रेड मोनोपोली को भी रिजर्व किया गया 20 ईयर तक। और लास्ट प्रोविजन था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी मेंबर हैं और उनके जो स्टाफ है उनका पूरा सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो आज के लिए इतना ही।